Students, welcome to the second lesson of Indian Modern History. भारतीय आधुनिक इतिहास के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना। तो राइज ऑफ मतलब कैसे कैसे स्वतंत्र नए नए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अलग अलग जैसे राजपूत अलग फॉर्म हुए, मराठा किंगडम अलग फॉर्म हुई, यहाँ पर बंगाल अलग हुए, है ना। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद अलग हुए, फिर यहाँ पर मैसूर अलग, फिर कार्नेटिक अलग। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो मुगल शासन काल में पनपे। तो हमें यही पढ़ना है कि कैसे कैसे ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आगे राइज की। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक हुआ? राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आया। आप मैप से देख सकते हो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। मराठा एम्पायर, राजपूत, मैसूर, निज़ाम, कार्नेटिक, बंगाल। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय। एक एक तो फ्रॉम विद इन द मुगल एम्पायर के अंदर में ही, और दूसरा फ्रॉम द राइवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। एक तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स वही थे जो कि मुगल किंगडम के ही थे, लेकिन फिर मुगल से उन्होंने स्वतंत्र होकर अपना एक अलग राज्य स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन एक अलग थे फ्रॉम द राइवल्स ऑफ मुगल, जो मुगल एम्पायर के पार्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जैसे मराठास। तो सबसे पहले हम 6 अलग अलग इमरजेंस ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, कि बंगाल में कैसे ये इंडिपेंडेंट स्टेट का उदय हुआ। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रूलर थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खान। वो 1713 में आए, एंड इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शीद कुली खान इन द ईयर 1713। तो इनको टाइटल जो दिया गया था वो था नवाब का। नवाब वाज द टाइटल यूज्ड, अनलाइक बादशाह यूज्ड बाय द मुगल्स। मतलब मुगल्स के द्वारा जो है वो वहाँ के जो राजा थे उनको बादशाह कहा जाता था, लेकिन इनके राजा को नवाब कहा जाता था। और मुर्शिदाबाद, सिटी ऑफ नवाब्स नेम वाज बिग। और यही जो बंगाल में एक शहर था जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, ये वहाँ के राजा मुर्शीद कुली खान, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुर्शीद कुली खान के नाम पर रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था, बिग था। और वो इतना बड़ा था जितना लंदन बड़ा था, तो उस टाइम के लिए बहुत ही बड़ा सिटी था ये। तो आप मुर्शीद कुली खान के बारे में पढ़ सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान ही बिकेम द डिप्टी सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1713। 1713 में ये डिप्टी सूबेदार, मतलब सूबेदार के पोस्ट पे इनको नियुक्त किया गया था। डिप्टी सूबेदार मतलब सूबेदार से भी एक पोस्ट नीचे, एंड फुल सूबेदार इन 1717। और 1717 में फुल सूबेदार इनको बना दिया गया था। ही इंट्रोड्यूस द इजारा सिस्टम, ये इन्होंने इजारा सिस्टम का इजाद किया था, बाई विच कॉन्ट्रैक्ट्स वेर गिवन फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और इजारा सिस्टम में क्या था कि रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। इन द सेकेंड और थर्ड जनरेशन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स और इजारेदार्स टू बी नोन एज इजारेदार्स। फिर बाद में इनको आगे वाले जनरेशन में इजारेदार्स बोला गया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बंगाल क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है मराठास। तो मराठास के बेसिकली 5 पावर सेंटर थे। नागपुर में कौन रूल करते थे? भोसलेस। पुणे में कौन रूल करते थे? पेशवा खुद। पेशवा हम पढ़ेंगे, पेशवा जो थे वो मराठा के मेन किंग को कहा जाता था। और ग्वालियर में कौन करते थे? सिंधिया। आज भी माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के वंश के हैं। फिर बड़ौदा में कौन रूल करते थे? गायकवाड़। फिर उसके बाद इंदौर में होलकर। ठीक है, तो ये 5 जगह पे अलग अलग मराठा किंगडम के रूलर रूल करते थे। तो सबसे पहले द एम्पायर वॉज फाउंडेड एंड कंसोलिडेटेड बाय छत्रपति शिवाजी भोसले। एम्पायर को बनाया गया था किसके द्वारा? छत्रपति शिवाजी भोसले के द्वारा। द मराठाज हैड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद मुगल्स। और मराठास का जो है वो मुगल्स के साथ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लगातार लड़ाई चलती रहती थी मराठा की मुगल्स के साथ। और पोस्ट शिवाजी 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज, जो कि हम शिवाजी के बाद 5 मेन पावर इमर्ज हुई थी, जो कि मैंने हम ऑलरेडी बता दिया, नागपुर, पुणे, ग्वालियर, बड़ौदा और इंदौर। ठीक है, द फैमिलीज दैट रूल्ड द 5 पावर सेंटर्स ऑफ मराठास ऑफन यूज्ड टू क्लैश अमंग देमसेल्व्स एंड चैलेंज्ड अथॉरिटी एट पुणे। और होता क्या था कि ये पांचों खुद से ही लड़ते रहते थे, और पुणे जो कि मेन जहाँ पे पेशवा बैठते थे, इसको हथियाने के लिए ये आपस में लड़ते रहते थे। और इसी का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया आर्मी ने मराठा को हराने के लिए। ठीक है, और मराठा ने मुगल्स को काफ़ी दिक्कतें पहुंचाई।
और वो हमेशा पंजाब से बंगाल तक मुगल को पे अटैक करते रहते थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का डिसऑर्डर क्रिएट करता था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित नहीं होने देता था 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी भोसले के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मराठा के फाउंडर थे। ये फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, और इनका जो सत्र था, रूल था, वो 1674 से 1680 ईस्वी तक चलता था, मतलब 6 साल का रूल था। और इनके सक्सेसर थे संभाजी, यहाँ शंभू जी लिखा हुआ है, आप संभाजी पढ़ना। और ये छत्रपति शिवाजी जी की मौत 1680 में हो गई थी रायगढ़ फोर्ट में ही। ठीक है, अब पेशवा क्या होता है? पेशवा मैंने आपको बताया कि मेन रूलर जो बोलते थे पेशवा। पेशवा बेसिकली जो थे वो वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे मराठा के। और बालाजी विश्वनाथ जो थे वो फर्स्ट पेशवा थे, जिसके बाद ये जो पेशवाशिप की पोस्ट थी वो हेरिडिटरी हो गई। हेरिडिटरी का मतलब है कि विश्वनाथ जी के जो बेटे होंगे वही पेशवा बनेंगे, और उनके बेटे ही फिर पेशवा बनेंगे। मतलब पेशवा की जो पोस्ट थी वो पुश्तैनी हो गई, मतलब एक के पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। तो ये पेशवा का पोस्ट हेरिडिटरी हो गया था। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मराठा, मतलब मराठा का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, मतलब मराठा क्यों बार बार आगे जाकर मराठा का पतन क्यों हो गया, मतलब मराठा किंगडम क्यों डाउनफॉल कर गया। तो पहला तो ये था कि मराठा ने कभी भी नेशनल सेंटीमेंट उनमें नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि एक पूरा भारत जैसा बड़ा सा एम्पायर को कंट्रोल करे। और इनके बीच में आपस में ही इंटरनल जेलसी रहती थी, मतलब एक दूसरे से जलते रहते थे और आपस में ही ये लड़ते रहते थे। तो जब आपस में ही लड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि एक बड़ा सा एम्पायर ये लोग कभी भी खड़ा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, वाइल्ड इंडिविजुअली देवर क्लेवर, मतलब वो हालांकि तो चालाक थे और बहादुर भी थे, बट दे टोटली लैक द कोऑपरेटिव स्पिरिट। जैसा मैंने बताया कि बहादुर और चालाक होना ही काफी नहीं है, आपस में यूनिटी मतलब एकता होना भी बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो एकता नहीं थी उन लोगों में, और इसके कारण वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और कोई और आके फायदा उठा लेता था, जिसके कारण मराठा का डिफीट हो गया आगे जाकर। दे नेग्लेक्टेड डेवलपिंग आर्टिलरी, मतलब अब क्या है कि अब आप आर्टिलरी का मतलब है कि ये बड़े अच्छे अच्छे वेपन्स को डेवलप नहीं करते थे। अब दुनिया डेवलप कर रही है, लोग तोप बना रहे हैं, गन बना रहे हैं, और आप आज भी घोड़े से और नॉर्मल तलवार वलवार से लड़ोगे तो थोड़ी आप जीत पाओगे, नेचुरल सी बात है। फिर उसके बाद क्या है, द pernicious system of allotting lands in lieu of pay for military service proved ruinous। अब ऐसा है कि वो क्या करते थे कि आप मराठा किंगडम में जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको उसके बदले में वो लैंड दे देते थे। अब लैंड जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही दे देंगे तो उनका तो डाउनफॉल होगा ही, क्योंकि अब कोई भी किंगडम जो है वो एक टेरिटरी पे चलता है, मतलब एक लैंड पे चलता है। अगर वो लैंड ही उनके हाथ में नहीं रहेगा तो फिर वो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव वन नो कैपेबल, अब माधवराव जो पेशवा थे उनके मरने के बाद कोई भी कैपेबल लीडर जो है मराठास में राइज नहीं कर पाया। द ब्रिटिश वेर द मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड ऑफन यूज द डिफरेंसेस अमॉन्ग द मराठास टू देयर एडवांटेज। अब क्या था कि ब्रिटिश जो है वो अच्छा खेल खेलना जानते थे और उन्होंने मराठा को अपने हिसाब से यूज करना चालू कर दिया, जो कि मराठा समझ नहीं पाए, और मराठा ऐसे ही फिर धीरे धीरे उनका पतन हो गया। Historians often credit British for improving law and order situation, which was severely deteriorating towards the end of Maratha rule। मराठा जो आपस में लड़ते थे और मुगल किंगडम पे हमला करते थे, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने फिर से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की फिर से स्थापना करवाई। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का स्टोरी क्या है, अवध में क्या था, इंडिपेंडेंट रूलर सादत हसन खान जो थे वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रूल करते थे और कंसिस्टेड ऑफ मॉडर्न डे ईस्ट एंड सेंट्रल यूपी। ये अवध कहाँ पे है, अवध वहीं पे है जहाँ अभी अयोध्या है। तो ये मॉडर्न डे ईस्ट और सेंट्रल यूपी के पास दर्शाता है जगह पे। और ये इसका हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ था। और रिमूवल ऑफ वाजिद अली शाह इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजंस फॉर 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसका मेन जो कारण था वो वाजिद अली शाह जो कि अवध के रूलर थे उनको हटाना ही एक मेन कारण था। तो हम 1857 का रिवोल्ट आगे पढ़ेंगे, बस आप अभी ये पॉइंट बस ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एक डू यू नो वाला चीज़, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने यहाँ बॉक्स पे लिखा है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सादत हसन खान जो थे वो एक मुगल सूबेदार थे और उनको टाइटल दिया गया था बुरहानुल मुल्क का। ठीक है, तो सादत खान के जो नेफ्यू मतलब कि जो भतीजे थे और उनके जो भतीजे थे वही दामाद भी थे, सफदर जंग,
वो अगले गवर्नर बनते हैं सादत हसन खान के बाद अवध के, और वो वजीर भी बन जाते, एंड ही बिकेम द वजीर ऑफ एम्पेरर अहमद शाह। और वो अहमद शाह जो थे, जो कि वजीर थे, वो वजीर बन जाते हैं। एम्पेरर जो कि मुगल एम्पेरर थे, वो मुगल एम्पेरर अहमद शाह के वो वजीर भी बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज कॉन्क्वेस्ट विद द अफगान्स, ही हैड टू कैरी ऑन वॉर अगेंस्ट द रोहिल्लास। अब अफगान के साथ वॉर के अलावा भी इनको रोहिल्ला के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इन अप्रैल 1752 सफदरजंग एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द मराठास, और 1752 में सफदरजंग ने मराठा के साथ एक एग्रीमेंट किया था अहमद शाह अब्दाली, जो कि बाहर से आए थे आक्रमण करने भारत पर, उनसे लड़ने के लिए। और इसके बदले में मराठा ने 50 लाख का डिमांड किया था अवध से, और उनसे पंजाब का चौट एक तरह का टैक्स था, वो भी लिया था, और पंजाब, सिंध और द्वाब का चौट लिया था, और सूबेदारी ली थी अजमेर और आगरा की। तो सूबेदारी और चौट जो है, चौट तो एक तरह का टैक्स था, और सूबेदारी भी एक तरीके का पैसा कमाने का, एक रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका था। लेकिन ये एग्रीमेंट जो है वो फेल कर गया, क्योंकि पेशवा जो है वो वेंट ओवर द सफदरजंग्स एनिमी एट दिल्ली। अब ये एग्रीमेंट इसलिए फेल कर गया क्योंकि पेशवा ने सफदरजंग के जो दुश्मन थे, उन्हीं के साथ लड़ाई कर ली दिल्ली में। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इक्विटेबल सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ इम्पार्शियलिटी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो इसलिए क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया था यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो हिंदू, मतलब कि जो मिलिट्री में रिक्रूटमेंट हो रहा था, रिक्रूटमेंट मतलब कि मिलिट्री में जब लोगों को अंदर लिया जा रहा था, तो वो हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे लिया जा रहा था, जिसके कारण लड़ाई छिड़ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सफदरजंग्स डेथ इन 1754 हिज सन शुजाउद्दौला बिकेम सूबेदार ऑफ अवध। अब सफदरजंग के मृत्यु के बाद 1754 में उनके जो बेटे थे शुजाउद्दौला, वो सूबेदार बनते हैं अवध के। और शुजाउद्दौला प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द पॉलिटिकल ड्रामा एट दिल्ली। और शुजाउद्दौला ने ही दिल्ली के पॉलिटिकल सिनारियो को चेंज करने में काफ़ी मदद की थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके साथ मिलकर, और शाह आलम जो कि उस टाइम मुगल एम्पायर थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में जो हुआ था। और इसमें ये लोग पूरी तरह से हार गए थे ब्रिटिश से, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, जिसके तहत ऑल द टेरिटरीज विद द एक्सेप्शंस ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद, सारा टेरिटरी सिवाय कोरा और इलाहाबाद के, वो उनको वापस तो दे दी गई थी, लेकिन उसके बदले में इनको ह्यूज कंपनसेशन, मतलब बहुत सारा रकम ब्रिटिश को देना पड़ा था, और साथ ही साथ सूबेदारी राइट्स भी देनी पड़ी थी, और रेवेन्यू राइट्स भी देनी पड़ी थी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम हैदराबाद। हैदराबाद कौन सा जगह है? ये मॉडर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी जो थे, वो मुगल नोबलमैन थे, और वही फाउंडर थे असफ जाही डायनेस्टी, जो कि यहाँ पे रूल करती थी। ही एस्टैब्लिश द हैदराबाद स्टेट, उन्होंने हैदराबाद स्टेट का निर्माण किया, और उन्होंने रूल किया 1720 से 1748 के बीच में। ही इज ऑल्सो नोन बाय हिज चिन किलिच खान, मतलब इनको चिन किलिच खान भी बोला जाता था, जो कि औरंगजेब ने इनको ये टाइटल दिया था 1690 में। और निजामुल मुल्क का टाइटल इन्हें मिला था फारूक सीवार के द्वारा 1713 में, और असफ जा का टाइटल मिला था इनको मोहम्मद शाह के द्वारा 1725 में। ठीक है, तो किनको मिला था? कमरुद्दीन खान सिद्दीकी को, जो कि फाउंडर थे हैदराबाद के। ठीक है, अब हम ये हैदराबाद के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद हम, ये छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम चलते हैं मैसूर स्टेट में। मैसूर स्टेट कहाँ पे है? अभी मॉडर्न डे कर्नाटक और कुछ पार्ट तमिलनाडु और केरल का अभी मैसूर कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइम का मैसूर कुछ पार्ट पूरा कर्नाटक का और कुछ पार्ट तमिलनाडु और केरल को मैसूर बोलते थे। इनको सेटअप किसके द्वारा किया था? हिंदू रूलर्स ऑफ वोडियार डायनेस्टी, जो कि हिंदू राजा थे वोडियार डायनेस्टी के, उनके द्वारा सेटअप किया था। और इस समय जो राजा थे चिक्का कृष्ण राजा, उनको एक पपेट बना दिया गया था, किसके हाथ में? सोल्जर्स हैदर अली। अब क्या थे, मैसूर के जो राजा थे चिक्का कृष्ण राजा, वो एक पपेट बन गए थे अपने ही सोल्जर के हाथ, जिनका नाम था हैदर अली। और फिर हैदर अली ने ही मैसूर की सत्ता का संभाल ली, और हैदर अली के ही बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो, उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, और वो हैदर अली की मौत के बाद वो मैसूर की सत्ता को संभाल लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
और उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ही फिर बाद में क्या किया था कि टीपू सुल्तान ने अपने आर्मी को फ्रेंच आर्मी के बेसिस पे रूल करना चालू किया था। तो हम एक बार इस ये पूरा लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूरा टीपू सुल्तान के बारे में क्लियर हो जाए। 1 मिनट। टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर। मैसूर किंगडम के डी फैक्टो रूलर बन गए थे, मतलब रूलर बन गए थे। ही वाज द सन ऑफ हैदर अली, हैदर अली के बेटे थे। एट द टाइम ऑफ एन ऑफिसर इन मैसूरियन आर्मी एंड हिज सेकंड वाइफ फातिमा, मतलब हैदर अली और उनकी जो दूसरी वाइफ थी उनके ये बेटे थे। ही वाज गिवन अ नंबर ऑफ ऑनरिक टाइटल्स, उनको बहुत सारा टाइटल्स दिया गया था, जैसे कि टीपू सुल्तान, फतेह अली खान, टीपू सुल्तान बहादुर, ऐसा ऐसा। ठीक है। तो ड्यूरिंग टीपू चाइल्डहुड हिज फादर रोज, मतलब कि टीपू के बचपन के दौरान हैदर अली ने मैसूर की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। एंड टीपू टुक ओवर द रूल ऑफ किंगडम अपॉन हिज फादर डेथ। और सेकंड जब एंग्लो मैसूर वार होता है, मतलब इंग्लैंड और मैसूर के बीच में लड़ाई होती है, ब्रिटिश और मैसूर के बीच में लड़ाई होती है, तो हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसके बाद टीपू ही ने ही सत्ता संभाल लेते हैं, है ना। टीपू सुल्तान ही सत्ता संभाल लेते हैं। और टीपू सुल्तान एक रूलर ही नहीं थे, वो स्कॉलर भी थे, वो सोल्जर भी थे, और वो एक पोएट भी थे, और वो एक मुस्लिम भी थे, डिवोट मुस्लिम। बट द मेजोरिटी ऑफ, लेकिन वो एक मुस्लिम तो थे ही, लेकिन उनका हिंदू के प्रति भी काफ़ी दया भाव थी। और एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रांस के लोगों ने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक चर्च भी बनाया जो कि मैसूर में सिचुएटेड है। और वो ही वॉज प्रोफेशनल इन मेनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी जानते थे। और ब्रिटिश को हराने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती करनी भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, मतलब इंग्लिश और मैसूर के बीच में जो वार होता है, उसके बीच में उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। तो सेकंड मैसूर वार में किसकी मौत होती है? हैदर अली उनके पिताजी की। और जो चौथा वार होता है इंग्लिश और मैसूर के बीच में, उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। तो हम चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है पंजाब। तो पंजाब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो पंजाब को स्टैब्लिश किसने किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में। तो अब रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। रंजीत सिंह रोज इनटू प्रोमिनेंस। ठीक है। he joined the अफगान जमान शाह इन 1798 एंड सीज्ड लाहौर इन 1799। और इन्होंने अफगान जमान शाह को ज्वाइन किया था और इन्होंने लाहौर को हथिया लिया था 1799 में। द अफगान किंग कॉन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ राजा विद द प्रोविजन ऑफ लाहौर। ठीक है। तो वही बात है कि उनको फिर राजा का टाइटल दिया गया था, जैसे कि बहुत सारे राजाओं को दिया भी जाता है। इन 1802 ही कैप्चर्ड, 1802 में इन्होंने अमृतसर को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिन बाद ही अफगान के एक राजा को गद्दी से निकाल फेंका और पूरे सिख किंगडम को अपने अंडर में, जो कि सतलज रिवर के पश्चिम साइड में थी, उसको पूरा एकजुट कर दिया। और जब ब्रिटिश ने माफ कर दिया रंजीत सिंह को 1809 में सतलज क्रॉस करने पे, एंड टुक द स्टेट्स। इस पूरे लाइन को फिर से आप पढ़िए। व्हेन द ब्रिटिश फॉरबेड रंजीत सिंह इन 1809 टू क्रॉस सतलज एंड टुक द सिख स्टेट्स ईस्ट ऑफ द रिवर अंडर देयर प्रोटेक्शन, ही केप्ट क्वाइट एंड ही हैड टू कंक्लूड। इसका बेसिक मतलब यही है कि ब्रिटिश, जब रंजीत सिंह ने सतलज रिवर के, जब वेस्ट में थे, लेकिन जब वो ईस्ट में जाने की कोशिश की तो ब्रिटिश ने उनको रोकने की कोशिश की। और फिर ब्रिटिश की आर्मी को बड़ा देखकर रंजीत सिंह को मानना पड़ा और अंतिम में उन्होंने उनको ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करनी पड़ी, जिनके हिसाब से वो जो है वो ईस्ट, सतलज रिवर के ईस्ट क्रॉस नहीं कर सकते थे। और ब्रिटिश बोले थे कि आपको वेस्ट तक, सतलज रिवर के वेस्ट में रूल करने की हम पूरी छूट देते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुल्तान को कैप्चर किया था 1818 में, और फिर कश्मीर को भी इन्होंने कैप्चर किया। और 1833 में इन्होंने लद्दाख को भी कैप्चर किया, जहाँ पे अभी इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है। आप न्यूज़ पढ़ते ही रहते होगे। फिर हम आगे चलते हैं। रंजीत सिंह वॉज इन एवरी वे अ रिमार्केबल मैन एज इज टू फेमस कंटेम्प्रेरीज। मतलब रंजीत सिंह जो है, उस टाइम दो और रूलर थे बड़े बड़े उन्हीं के टाइम में, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के थे, और मोहम्मद अली इजिप्ट, इनके जैसे बड़े रूलर थे। ही डिफेंडेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स अगेंस्ट द अफगान्स। जो भारत, जो पूरा देश है, उसका जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, उसको वो अफगान से और कश्मीरी से और पठान से, इन लोगों से बचा कर रखते थे। और उन्होंने अपना सत्ता चाइना, अफगानिस्तान, सिंध इतना तक फैला लिया था, लेकिन सब कुछ सतलज रिवर के ईस्ट में ही,
सॉरी वेस्ट में, ईस्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसका ट्रीटी हम पढ़े, क्या नाम है उसका, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ही सेट अप अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक काफ़ी मजबूत और एक काफ़ी सफल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, और उन्होंने सिख आर्मी को वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज अपने समय का बना दिया। और उनके मौत के बाद सिख स्टेट को जो है वो आपस में ही टूटना पड़ा। द इंग्लिश लॉस्ट नो अपॉर्चुनिटी टू मूव इन एंड कंकर्ड इट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब रंजीत सिंह की मौत हो जाती है तो एक वॉइड, एक खालीपन सा क्रिएट होता है सिख आर्मी में, और जब कोई एफिशिएंट राजा नहीं बचता है तो ब्रिटिश के लिए ये सबसे अच्छा मौका था सिख किंगडम पे हमला करने के लिए। और जब रंजीत सिंह की मौत हो जाती है तो अंतिमली मतलब फाइनली सिख किंगडम पे ब्रिटिश अपना सत्ता जमा लेती है, क्योंकि रंजीत सिंह जैसे राजा की मौत हो जाती है। तो और इसका कैपिटल कहाँ था? अब जब पंजाब किंगडम जो कि रंजीत सिंह के अंडर आता है, उसका कैपिटल आप अमृतसर नहीं समझिएगा, उसका कैपिटल जो था वो लाहौर था, लेकिन स्पिरिचुअल कैपिटल अमृतसर था, क्योंकि वहाँ पे एक गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल तो आपने नाम सुना ही होगा, अमृतसर का काफ़ी फेमस टेम्पल है। तो वहाँ पर ये स्पिरिचुअल कैपिटल था, मतलब आध्यात्मिक राजधानी थी, लेकिन मेन राजधानी जो थी वो लाहौर थी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एक आर्मी बनाई जो कि रंजीत सिंह ने एक आर्मी बनाई जो कि सेकंड बिगेस्ट आर्मी थी एशिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश आर्मी के बाद सबसे बड़ी आर्मी उस टाइम पे रंजीत सिंह की ही मानी जाती थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं द गोल्डन टेम्पल के बारे में, और एक मिनट, यहाँ पे है द गोल्डन टेम्पल। अब हम पढ़ते हैं द गोल्डन टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल के बारे में, गोल्डन टेम्पल को फॉर्मली क्या कहा जाता है? हरमिंदर साहिब। और इसको गोल्डन टेम्पल आप नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस टेम्पल है अमृतसर में, और ये एक प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। और इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया गया था गुरु रामदास जी के द्वारा, जो कि 4th सिख गुरु थे, और इसको कंप्लीट किया गया था गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने इसको कंप्लीट किया। इसको जो कि गोल्डन टेम्पल है उसको तो कंप्लीट किया ही, साथ ही साथ जो आदि ग्रंथ है उसको भी कंप्लीट किया, जो कि होली स्क्रिप्चर है। मतलब जैसे हम लोग का रामायण और महाभारत है, वैसे ही होली स्क्रिप्चर है ये सिख का। और उन्होंने इसी आदि ग्रंथ को इस गुरुद्वारे में रखा। फिर 1634 में गुरु हरगोबिंद जो थे वो अमृतसर को छोड़ दिए और वो शिवालिक हिल्स की तरफ चल पड़े, और एंड गुरुद्वारा वॉज इन द हैंड्स ऑफ फोर्सेज ऑफ द सिख गुरु। और फिर से वो हर गुरुद्वारा जो है वो सिख गुरु लोगों के हाथ में आ गया। फिर 18वीं शताब्दी में सर हरमिंदर साहिब मतलब गोल्डन टेम्पल ही वॉज द साइट ऑफ फ्रीक्वेंट फाइटिंग बिटवीन द सिख्स ऑन वन हैंड एंड मुगल। अब वो जो गोल्डन टेम्पल है वहीं पे लड़ाई अब होनी चालू हो गई 18वीं शताब्दी में सिख और मुगल एम्पायर और अफगान फोर्सेस के बीच में। एंड गुरुद्वारा, और इसके जब लड़ाई होगी वहाँ पे तो बट नेचुरल है कि जो गुरुद्वारा है वो डैमेज सफ़र करेगा, तो गुरुद्वारा को बहुत सारा डैमेज हुआ। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह जो कि हमने पहले पढ़ा उनकी एंट्री होती है, और उन्होंने पंजाब में, जैसा हमने बताया था कि एक बड़ा किंगडम स्थापित किया, और उन्होंने ही गुरुद्वारा के ऊपर गोल्ड की परत लगाई, और उसके बाद सर हरमिंदर साहिब का नाम हो गया गोल्डन टेम्पल। मतलब उसके पहले सर हरमिंदर साहिब बोला जाता था गोल्डन टेम्पल को, लेकिन जब रंजीत सिंह आए तो सर हरमिंदर साहिब के ऊपर उन्होंने सोने की परत लगवाई और उसको कि गोल्डन टेम्पल बोला गया। ठीक है, द प्रेजेंट गोल्डन टेम्पल वॉज रीबिल्ट, और फिर जो अभी का आप गोल्डन टेम्पल देखते हैं उसको फिर से बनवाया गया महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया के द्वारा। किसके? विद द हेल्प ऑफ मिसल सिख चीफ, मतलब वहाँ के जो छोटे छोटे मिसल के जो सिख छोटे छोटे जो चीफ थे उनके द्वारा हेल्प की गई। किसको? महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया को। और द गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ऑल द डोम्स ऑफ श्री दरबार साहिब वाज डन बाय महाराजा, जैसा हम बताया कि उसका फिर आगे का जो गोल्ड प्लेटिंग है वो महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया के बेटे और उनके वंश के द्वारा फिर डेवलप की गई। और 1802 से 1830 के बीच में रंजीत सिंह ने वहाँ पे और गोल्ड प्लेटिंग करवाई और मार्बल भी लगवा दिया गुरुद्वारा में। और जो इंटीरियर है गुरुद्वारा के अंदर में, वहाँ पे फ्रेस्को वर्क और जेमस्टोन्स मतलब नगीने भी चढ़वा दिए उस गोल्डन टेम्पल में। और द आर्किटेक्चरल द दरबार साहिब हैज़ यूनिक कंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंसेस।
अब जब आप गोल्डन टेम्पल देखोगे तो उसमें आपको मुस्लिम की भी कुछ अंश दिखेंगे, जैसे कि ताजमहल का ऊपर का ये पोर्शन है वैसा भी दिखेगा, हिंदू भी दिखेगा और थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल भी दिखेगा। आप देख ही लो, एक मिनट मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आप ये देखो, ये है गोल्डन टेम्पल, ये देख रहे हो, ये जो छतरी है ये थोड़ा इस्लामिक स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा अपने में था नहीं, लेकिन ये देखो ये ताजमहल का ऊपर ऐसे ही था ना, तो ये इस्लामिक मतलब मुस्लिम वाले आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये जो एरिया है ये थोड़ा सा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, हिंदू वाले, क्योंकि हिंदू में अपना महल वहल ऐसे ही होता था राजाओं वाजाओं का, और मतलब किला विला। और ये जो स्टाइल है ये थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में लग रहा है, जैसा कि आप देखते हो कि दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास में। तो इसमें इस्लाम, हिंदू और यूरोपियन तीनों का अंश मिलता है। ठीक है, तो आज हमने राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स खत्म हुआ चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।